नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BANS 183 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जहां इस वीडियो में इस सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर का नाम है पर्यटन का परिचय। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि मानव विज्ञान की क्या परिभाषा है, साथ ही साथ पर्यटन और मानव विज्ञान का क्या संबंध है, और पर्यटन के किसी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, किसी देश के समाज और संस्कृति पर पर्यटन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्यटन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, पर्यटन का मतलब है आमोद और प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा, यानी कि मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा। आज मनुष्य का जो जीवन है वो इतना भागा दौड़ से भरा हुआ है कि ऐसे में मनुष्य ये चाहता है कि इस भारी भरकम जिंदगी से कुछ पल के लिए तो अवकाश मिले, और ऐसे में वो ऐसे स्थान पर जाना चाहता है जहाँ वो मनोरंजन कर पाए। लेकिन बात ये आती है, इतना इजी कॉन्सेप्ट हमें BA में पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो देखिए, आज पर्यटन उद्योग ना बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है, और बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था ना आज पर्यटन पर ही आश्रित है। मालदीव जैसे जो देश हैं, भूटान जैसे जो देश हैं, हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग, और पूरे विश्व में लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग आज पर्यटन पर आश्रित हो चुका है। तो ऐसे में पर्यटन का अध्ययन भी उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है। पर्यटन के क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इस इकाई में हमें ये बताया जाएगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पर्यटन मानव विज्ञान क्या है, यानी कि टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी क्या है। तो देखिए, टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी ये है कि जब हम एक किसी विशेष स्थान के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के साथ पर्यटन से संबंधित सभी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। कोई एक क्षेत्र विशेष है और पर्यटन से संबंधित जितनी भी वहाँ पर गतिविधियाँ हैं, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे सामाजिक हों, तो यही अध्ययन क्या कहलाता है भाई? टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी, पर्यटन मानव विज्ञान कहलाता है। इसके अलावा पर्यटन मानव विज्ञान ये भी अध्ययन करता है कि पर्यटन मेजबान और पर्यटक दोनों की संस्कृति को कैसे प्रभावित कर रहा है। देखिए, मेजबान वो होता है जो वहीं पर है, और जो आता है उसे बोलते हैं हम अतिथि। जैसे मान लो मेरे घर कोई आ रहा है तो मैं क्या हूँ? मेजबान, और जो आया वो कौन है? अतिथि। तो ऐसे में अतिथि और मेजबान के बीच में जो संबंध है, उन संबंधों को भी कहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है? पर्यटन मानव विज्ञान में, यानी कि टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये बात इस चैप्टर की प्रस्तावना बताती है। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि मानव विज्ञान क्या है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है। तो देखिए, प्रारंभिक काल से लेकर अब तक मनुष्य का विकास कैसे हुआ। मनुष्य अगर किसी स्थान पर बस रहा है तो क्यों बस रहा है? मनुष्य की निर्जातीय भिन्नताएं अलग क्यों हैं? कोई व्यक्ति कैसा और कोई व्यक्ति कैसा है, इस सब का जो अध्ययन किया जाता है ये मानव विज्ञान कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो मानव विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं वो दो हिसाब से करते हैं, एक समय के आधार पर और एक स्थान के आधार पर। जब हम समय के आधार पर मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि अतीत से लेकर वर्तमान तक मनुष्य के विकास की क्या क्या अवस्थाएं रही हैं, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे रही है ये जानने की कोशिश करते हैं, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये जानने की कोशिश करते हैं, और अगर मनुष्य में इतना विकास हुआ है, बौद्धिक विकास हुआ है, शारीरिक विकास हुआ है, ये कैसे हुआ है, और एक देश के मनुष्य और अन्य क्षेत्रों के मनुष्य में भिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं। जबकि जब हम स्थान की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं मनुष्य जाति का पर्यावरण के साथ और अपनी इकोलॉजी के साथ कैसा संबंध है। मनुष्य अगर कहीं पर बस रहा है तो वो कौन से कारक हैं जो उसकी बसावट को प्रभावित कर रहे हैं। यही अध्ययन क्या कहला रहा है? मानव विज्ञान कहला रहा है। ये भी कहा जाता है कि अन्य विषयों की बात करें तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से जुड़े होते हैं। लाइक दैट, हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हमें अतीत के बारे में बताती है बस, लेकिन जब हम मानव विज्ञान की बात करते हैं तो ये अपने आप में बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर चलता है, क्योंकि हम मानव मन का अध्ययन करता है। अब बात ये आती है कि मानव विज्ञान में हम क्या अध्ययन करते हैं। तो देखिए, एक मानव विज्ञानी ये देखता है कि हम कौन हैं, हम कैसे बने हैं, हम क्यों हैं ऐसे जैसे आज हम हैं ऐसे कैसे हैं। ऐसे मानव विज्ञान की 4 शाखाएं आती हैं। पहली शाखा आती है भौतिक मानव विज्ञान, दूसरी शाखा आती है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, और तीसरी आती है पुरातात्विक मानव विज्ञान, और चौथी आती है भाषाई मानव विज्ञान। अब ये 4 शाखाएं क्या हैं? तो देखिए, जब हम भौतिक मानव विज्ञान की बात करते हैं तो भौतिक मानव विज्ञानी इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि मनुष्य की प्रजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य प्रजाति का विकास कैसे हुआ, एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से भिन्न कैसे है, व्यक्ति किस चीज़ों को समझने में रुचि रखता है। ये जानने की जो इच्छा होती है ना,
कि हाँ भाई किसी की त्वचा का रंग ऐसा है तो ऐसा क्यों है, आंखों का रंग ऐसा है तो ऐसा क्यों है, बालों का रंग ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इतनी सारी भिन्नताएं क्यों हैं। तो इतनी सारी भिन्नताओं को जब हम जानने की कोशिश करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं कि कोई लोग छोटे क्यों हैं, कहीं के लोग बड़े क्यों हैं, उस देश की बनावट ऐसी क्यों है, हमारे देश के लोगों की बनावट ऐसी क्यों है, तो ये सारी चीज़ें ना प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत आती है। और ये चीज़ें इसे हम बोलते हैं जैविक मानव विज्ञानी, यानी कि मानव विज्ञान की जो जैविक मानव विज्ञानी शाखा है वो हमें ये बताते हैं कि मानव प्रजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक क्षेत्र के मनुष्य के दूसरे क्षेत्र से मनुष्य में भिन्नताएं क्यों हैं, किसी का रंग कैसा है, किसी का रंग ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। किसमें? भौतिक मानव विज्ञान या जैविक मानव विज्ञान में। अब दूसरी जो इसकी शाखा है वो सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान है। अब जो सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञानी हैं ये किस चीज़ पर ध्यान देते हैं? ये विभिन्न मानव समाज की संस्कृति का अध्ययन करते हैं। ये देखते हैं कि किस क्षेत्र के लोग पिछड़े हुए हैं तो क्यों हैं, वहाँ के लोग किन चीज़ों की उपासना कर रहे हैं, किस प्रकार के उनके संस्कार हैं, किस प्रकार का उनका कल्चर है, मानव अपने समाज का निर्माण कैसे करता है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत तो ये सामाजिक सांस्कृतिक शाखा कहलाती है। तीसरी जो शाखा है वो है पुरातात्विक मानव विज्ञान। अब जो ये पुरातात्विक मानव विज्ञानी होते हैं अतीत में रुचि रखते हैं। इनका उद्देश्य ये होता है कि प्राचीन काल में मनुष्य कैसे चीज़ों का उपयोग करता था, कौन से सामानों का उपयोग करता था, कैसे रहता था। हालांकि जब हम प्राचीन काल के मनुष्य की बात करेंगे, हजारों साल पुराने इतिहास की बात करेंगे तो उसका कोई इतिहास नहीं है, कुछ रिकॉर्ड नहीं है, लिखित कुछ नहीं है। बस हमें जो पत्थर के औजार मिले हैं, जो गुफाएँ मिली हैं, गुफाओं में जो चित्र मिले हैं, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, टूटी फूटी चीज़ें मिली हैं, इन सब से हम अध्ययन करते हैं इनके बारे में। और इतिहास में इस काल को जो बांटा जाता है वो बांटा जाता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। तो देखिए चौथी शाखा है भाषा, भाषाई मनोविज्ञान। तो भाषाई मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य कम्युनिकेशन के लिए कैसी लिपि का यूज़ कर रहा है। पूरे संसार में देखा जाए ना, अगर पूरे संसार में तो ना एक संस्कृति और ना एक भाषा है। जैसे जगह बदलेगी वैसी संस्कृति बदलेगी और वैसी भाषा ही बदलेगी। तो भाषाई मनोविज्ञान में भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न भाषाई समूहों के लोगों के बीच में कैसे संबंध स्थापित होते हैं इस चीज़ पर अध्ययन किया जाता है। भाषाएं मौखिक भी होती हैं और लिखित भी होती हैं। लेकिन जब हम मौखिक भाषा की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि बंदे की बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसके अलावा वो किस प्रकार से इंडिकेशन दे रहा है, किस प्रकार के संकेत दे रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव विज्ञान क्या है, इसकी विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले आप मानव विज्ञान की परिभाषा देंगे और फिर इसकी 4 शाखाओं के बारे में बताएंगे कि भौतिक मानव विज्ञान क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान क्या है, इसके अलावा पुरातात्विक मानव विज्ञान क्या है और भाषाई मानव विज्ञान क्या है। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। अब बात ये आती है कि हम मानव विज्ञान का अध्ययन कैसे करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को हम कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए मानव विज्ञान के जो अध्ययन की शुरुआत हुई ना, वो शुरुआत हुई यात्राओं से। जब यूरोपीय लोगों ने ना नए नए क्षेत्रों की यात्रा करनी शुरू करी, जैसे कि भारत की खोज वास्को डी गामा, अमेरिका की खोज कोलंबस। हालांकि ये गलत लिखा हुआ है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, भारत तो पहले से था, उसे बाद में पता चला है। फिर भी हम मान लेंगे चलो जी ठीक है क्या कि भारत की खोज किसने करी, वास्को डी गामा ने। लेकिन जब ये ऐसी खोजें हो रही थी, भारत की खोज हुई, इधर ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता चला, उधर अमेरिकी महाद्वीप के बारे में पता चला, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के साथ इनके संबंध स्थापित हुए। अब ऐसे में इनके अंदर और इंटरेस्ट आ जाएगा कि ऐसे लोग भी हैं जो हमारी संस्कृति से अलग हैं, यानी कि दुनिया अलग भी है। ऐसे यूरोपीय लोगों को लगा। अब ऐसे में यहाँ पर खोजी दल जाने लगे, उन्होंने लोगों से बातचीत शुरू करी और डाटा इकट्ठे शुरू करने कर दिए। अब ऐसे में एक नई शाखा का उदय हुआ जिसे हम मानव विज्ञान कहते हैं। यानी कि मानव विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई, ट्रैवलिंग से, यात्रा से। और ये यात्रा खोजी यात्रा थी जिसमें अमेरिकी महाद्वीप और एशिया महाद्वीप की जो खोज है, खासतौर पर भारत की जो खोज है, ये अपने आप में बड़ी थी। तो 1890 में सर जेम्स फ्रेजर ने अपना एक लेख लिखा है गोल्डन बाउ में। क्या लेख लिखा है कि जो यात्री थे, जो प्रशासक थे, जो मिशनरियाँ थी, देखिए ईसाई मिशनरियाँ जो अपने धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही थी, इन सब ने जो लिखा, जो कहा, इसके आधार पर शुरुआत में मानव विज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ। उन्होंने देखा कि दूर दराज की जगहों पर लोग कैसे रहते हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, उनकी कहानियाँ जब उन्होंने आके बताई तो उस चीज़ों को लिखा गया। इस प्रकार से मानव विज्ञान शुरू हुआ।
फिर आगे चलकर मानव विज्ञान के लेख कैसे तैयार किए गए, वहाँ गए लोगों से पूछा, उनके डाटा इकट्ठे किए, उनका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया, उनकी संस्कृतियों को समझा और उन सबको लिख दिया। तो मानव विज्ञान का अध्ययन ऐसे शुरू हुआ। इसमें देखा गया कि लोग क्या सोचते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, लोग क्या कहते हैं, लोग वास्तव में क्या करते हैं। इस प्रकार से मानव विज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ। यहाँ पर मानव विज्ञान की कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं जो कि ऑलरेडी हमने पहले से ही जान ली है, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है ये। तो अमेरिकन जो एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन है, इसने ये कहा है कि मानव विज्ञान मनुष्य के अतीत और वर्तमान के अध्ययन के रूप में है। मानव इतिहास में जितनी भी संस्कृतियां रही हैं उसकी जटिलताओं को समझने का प्रयास किया जाता है किसमें, मानव विज्ञान में। इसके अलावा एक मानव विज्ञानी की दिलचस्पी ये रहती है कि वो ये देखे कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले मनुष्य को क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए वो ज्ञान का यूज़ करे। ऐसी परिभाषा दी है अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन ने। जबकि वुल्फ ने 1964 में ये कहा है कि मानव विज्ञान का जो समरी है वो ये है कि विषय वस्तुओं का संबंध कैसा है। ये एक विषय की अपेक्षा विषय वस्तु को जोड़ता है। ये इतिहास को और साहित्य का एक केवल भाग होता है और प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान के अंतर्गत भी ये है। जबकि हर्षकोविस्ट ने यह कहा है कि भौतिक मानव विज्ञान मानव जीव विज्ञान का सारांश है। इसी प्रकार से एम.एन. श्रीनिवासन ने कहा है कि कि मनुष्य आदिम अवस्था से एक सभ्य मनुष्य कैसे बना, जब हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं तो मानव विज्ञान कहलाता है। तो अगर मानव विज्ञान की परिभाषा आई, मानव विज्ञान की शाखाएं आई, मानव विज्ञान का अध्ययन हम कैसे करते हैं, तो ये सब आप इस चैप्टर से अब तक कर दोगे। अब बात आती है पर्यटन क्या है, पर्यटन की क्या परिभाषा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब एक मनुष्य मनोरंजन के उद्देश्य से यात्रा करता है तो वो पर्यटन कहलाता है। लेकिन आज ना पर्यटन भी कई प्रकार के हो गए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मनोरंजन के उद्देश्य से यात्रा हो रही हो। कई बार व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी यात्रा होती है, कई बार धार्मिक यात्राएं भी होती हैं। तो यहाँ पर ही हमें बताया जाएगा कि पर्यटन क्या है और पर्यटन के प्रकार क्या हैं और पर्यटन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले पर्यटन की जब हम बात करते हैं तो मनुष्य जाति इतनी पुरानी है ना, उतना ही पर्यटन भी पुराना है। भले इसका अध्ययन आज किया जाता है, लेकिन मनुष्य प्राचीन काल से ही दूर दूर की यात्राएं करता था, क्योंकि हमारे सामाजिक जीवन का एक अंग है क्या, पर्यटन। जैसे कि स्मिथ ने अपनी किताब में बताया भी है, जो कि उनकी किताब का नाम है हॉर्स एंड गेस्ट द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म, जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्यटन एक अस्थायी रूप से कहीं पर जाने की क्रिया है। यह अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर अपने मन को परिवर्तित करने की एक कला है। यानी कि पर्यटन के लिए दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, एक तो डिमांड और एक अवकाश। तो देखिए, पहले लोग पता क्या था, पहले लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में इतने ज़्यादा बिजी थे ना, इतने ज़्यादा बिजी थे, लोगों को अवकाश नहीं मिलता था, यानी कि समय ही नहीं मिलता था। आज तक कृषि प्रधान लोग थे, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मनुष्य के पास इतना पैसा ही नहीं हो पाता था और ना इतनी छुट्टी मिल पाती थी। और अगर मनुष्य फिर भी सोचे तो परिवहन के साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था। ऐसे में जो पर्यटन था ना, वो केवल उच्च वर्ग के लोगों की जागीर था। बड़े बड़े वर्ग के लोग, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े सामंती, बड़े बड़े राजा महाराजा, यही क्या करते थे, पर्यटन करते थे। लेकिन वर्तमान समय में पता क्या हुआ है, मनुष्य के पास आज समय है, तकनीकी क्रांति हो चुकी है। आज मनुष्य का जीवन कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा सभ्य हुआ है और मनुष्य की आय भी बढ़ी है। अब जब मनुष्य की आय बढ़ी है तो मनुष्य के अंदर एक पॉजिटिविटी भी आई है। इसकी वजह से आज पर्यटन बढ़ा है और पर्यटन ने एक बड़े उद्योग का विकास किया है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त समय हो, पर्याप्त धन हो और उसके पास सारे सोर्सेस हों, ट्रांसपोर्टेशन हो, जगह के बारे में उसे पता हो, तो डेफिनेटली वो पर्यटन करेगा। ऐसी मैथिसन और वॉल ने 1982 में अपनी किताब टूरिज्म इकोनॉमिकल फिजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट में लिखा है कि पर्यटन एक बहुआयामी घटना है, यानी कि एक विभिन्नताओं भरी घटना है। बहुआयामी, बहु मतलब बहुत सारी और आयामी मतलब दिशाएं। पर्यटन एक बहुआयामी घटना है जिसमें आवाजाही शामिल है, निवास के सामान्य स्थान के बाहर दूसरे क्षेत्रों में रहना शामिल है। देखिए, जिस जगह से हम जाते हैं वो जगह होती है उद्गम और जिस जगह पर हम पहुंचते हैं वो जगह होती है गंतव्य। ऐसी वैन हेस्लर ने अपनी किताब में बताया है, जिनका किताब का नाम है टूरिज्म एंड एक्सप्लोरेशन। इस किताब में उन्होंने कहा कि पर्यटन के 4 तत्व हैं। सबसे पहले यात्रा की डिमांड होनी चाहिए, दूसरा कोई एक पक्ष होना चाहिए जो पर्यटन की बुकिंग करे, तीसरा गंतव्य स्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रभावों की सीमा क्या होगी। तो पर्यटन की कुल मिलाकर आप कितनी भी परिभाषाएं पढ़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक, लेकिन पर्यटन की हर परिभाषा का तर्क एक ही होगा कि हम अपने मनोरंजन के उद्देश्य से, आमोद प्रमोद के उद्देश्य से
जो यात्रा करेंगे वो यात्रा क्या होगी, पर्यटन कहलाएगी। अब बात ये आती है पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास क्या है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पर्यटन की परिभाषा दी है अलग अलग लोगों के माध्यम से। तो जब पर्यटन होता है ना, तो पर्यटन का समाज पर प्रभाव पड़ता है, उस देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, उस देश के कल्चर पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में जो पर्यटन के प्रभाव हैं इसका अध्ययन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमें ये बताया जाता है कि पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास क्या रहा है, यानी कि पर्यटन मानव विज्ञान का अध्ययन कब से शुरू हुआ है। तो देखिए पर्यटन मानव विज्ञान की अगर बात की जाए तो ये 1970 के दशक से शुरू हुआ है। 1970 और फिर 1980 के दशक में बड़े पैमाने पर विभिन्न विचारकों का इसमें योगदान रहा है, जैसे वेलन स्मिथ, मैल्कम किकर, डेनिसन नैश, नेल्सन गैब्रेन, एरिक कोहेन। तो अगर आपको नाम याद हो सकते हैं तो ठीक है, वरना एक दो नाम लिख के आप आधे लिख दीजिएगा। तो पहले मनोवैज्ञानिक इन विषयों की जांच करने के लिए ना कोई इच्छुक नहीं थे। वो ये सोचते नहीं थे कि पर्यटन और मानव विज्ञान का आपस में संबंध है, क्योंकि वो ये पता क्या सोचते थे, क्योंकि मानव विज्ञानी तो शुरुआत से घूमता फिरता ही रहता था। क्योंकि मानव विज्ञानी जब मनुष्य के इतिहास का पता लगाएगा तो विभिन्न क्षेत्रों में आता जाता रहेगा, तो पता क्या कहेगा, पर्यटन अलग से नहीं है, पर्यटन तो मानव विज्ञान के अंतर्गत ही है। लेकिन 10 साल बाद अगले डिकेड में, अगले दशक में जब इस किताब का दूसरा संस्करण छपेगा तब पता चलेगा कि पर्यटन मानव विज्ञान से अलग है। अब एक नया अध्ययन शुरू होगा, पर्यटन मानव विज्ञान, और ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएगा। तो यानी कि पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास कहाँ से, 1970 से शुरू होता है, और 1980 के बाद ज़्यादातर विचारकों ने इसे अपना लिया, किसको, पर्यटन मानव विज्ञान को। यहाँ पर कुछ विचारकों के नाम लिखे हुए हैं और उनके सन के साथ उनकी किताबें भी लिखी हुई हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि पर्यटन मानव विज्ञान का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। तो पर्यटन विज्ञान का ये तर्क है, मानव विज्ञान का ये तर्क है कि आज हमें व्यवसाय के बजाय लोगों को पर्यटन के विश्लेषण में दिलचस्पी होनी चाहिए। यानी कि पर्यटन को जिन लोगों ने व्यवसाय बना रखा है, बिजनेस बना रखा है, उन लोगों को पर्यटन को एक बिजनेस नहीं बल्कि उसके विश्लेषण पर ध्यान रखना चाहिए, उससे दिलचस्पी होनी चाहिए, तभी पर्यटन उद्योग और आगे बढ़ सकता है। विषय के रूप में मनोविज्ञान आज पूरे विश्व में पूरी दुनिया को जो प्रभावित चीज़ें कर रही हैं उन सब का अध्ययन कर रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से प्रभावित कर रही हो, पर्यावरणीय रूप से प्रभावित कर रही हो, चाहे सामाजिक क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। और उन सभी चीज़ों में पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा मानव विज्ञान अपनी गहराई और गुणात्मक दृष्टिकोण के आधार पर मनुष्य की गतिशीलता और पर्यटन का अध्ययन करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त स्थिति में है। इसके अलावा एक क्षेत्र की जनसंख्या का दृष्टिकोण क्या है, उस क्षेत्र की जनसंख्या की विशेषताएं क्या है, इस सब की जानकारी मानव विज्ञान में मिलती है। और पर्यटन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हमें किसी क्षेत्र की संस्कृति के बारे में पता चलेगा, उस क्षेत्र के लोगों के बारे में पता चलेगा, उस व्यवहार के बारे में पता चलेगा, तभी तो हम उस क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन हमें पहले से ही पता हो कि किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और किस क्षेत्र की राजनीति क्या है, अशांत है, वहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, तो हम उस क्षेत्र में घूमने क्यों जाएंगे। तो पर्यटन और मानव विज्ञान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और पर्यटन मानव विज्ञान का जो इतिहास है वो 1970 के बाद शुरू होता है। आगे चैप्टर में ये बताया गया कि पर्यटन पर मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या कहता है। तो जो हमने अब तक पढ़ा है ना वो सारा इसमें लिखा हुआ है कि पर्यटन पर मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण भी 1970 के बाद शुरू होगा। और ये भी ये बताएगा कि मनुष्य जब यात्रा करता है तो किस प्रकार से उसका विभिन्न संस्कृतियों के साथ संपर्क स्थापित होता है, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में वो जानता है और किस प्रकार से संस्कृतियाँ परिवर्तन होते हैं। आगे चैप्टर में इसी चीज़ के ऊपर और खुल के बात बताई जाएगी जब हम पढ़ेंगे पर्यटन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए जब हम पर्यटन के प्रभाव पढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं भाई जो हमने अभी तक पढ़ी है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पर्यटन के प्रभाव बताइए। तो सबसे पहले पर्यटन के जो प्रभाव पड़ते हैं वो इकोनॉमी में पड़ते हैं। देखिए मान लीजिए बाहरी देश से हमारे यहाँ लोग घूमने आ रहे हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर यह इफेक्ट पड़ेगा, हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। ऐसे हमारे देश के लोग जब किसी देश में जाएंगे उसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो आज जो पर्यटन उद्योग है ये देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका दे रहा है। इसमें जिस देश में लोग जा रहे हैं घूमने उस देश को बड़े पैमाने पर क्या आय प्राप्त हो रही है, उस देश की जीडीपी में एक रोल अदा कर रहा है पर्यटन। ऐसे लोग ना देश के अंदर भी जो पर्यटन कर रहे हैं, देखिए दो प्रकार का पर्यटन है, घरेलू और एक अंतर्राष्ट्रीय। घरेलू पर्यटन जो है ऐसे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है, जैसे हमारे देश में शिमला, मसूरी, कुल्लू, केरल के क्षेत्र, हिमालय के क्षेत्र जहाँ लोग घूमने जा रहे हैं, इन क्षेत्रों में ना अगर लोग यात्राएं ना करें तो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ना उस पर्यटन के आधार पर ही क्या है अपने घर का जीवन यापन कर रहे हैं। हम धार्मिक आधार पर जब पर्यटन करते हैं
तो आप देखिएगा जो मंदिरों और मस्जिदों के आसपास जो लोग रहते हैं वो हमारे आने जाने पर प्रभावित हैं। जो लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं तो वहाँ पर देखिए वहाँ के जो होटल वाले लोग हैं, वहाँ पर जो आम जनता है वो उसी प्रकार से जीवन यापन कर रही है। इसी प्रकार से जब हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, कैलाश की यात्रा कर रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोग देखिए वहाँ पर जो बस्तियाँ बसी हैं किस प्रकार से रोजगार हासिल कर रही हैं। तो पर्यटन कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, पर्यटन कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है। जो लोग कृषि पर निर्भर हैं उन्हें एक अतिरिक्त आय का सृजन करवा रहा है कौन? पर्यटन। तो पर्यटन की वजह से जिन क्षेत्रों में पर्यटन की डिमांड ज़्यादा है उन क्षेत्रों में जो संपत्ति है उस संपत्ति की कीमतें ही बढ़ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर संपत्ति खरीदने का इरादा रखते हैं क्योंकि होटल जैसा जो कारोबार है वो वहाँ पर बढ़ता है। तो पर्यटन का लेकिन निगेटिव इफेक्ट क्या होता है जब इकोनॉमी पर? तो पर्यटन का कुछ निगेटिव इफेक्ट भी होता है भाई। जैसे उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बदल जाती है। हो सकता है पहले लोग कृषि कार्य करके अपने जीवन यापन करते हो, लेकिन आज वो ज़्यादा कमाने के चक्कर में पर्यटन पर निर्भर हो जाएंगे। ऐसे में उस क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है। इसके अलावा जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे कि कोरोना संकट के दौरान पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन वाले देशों की ठप पड़ गई थी। ऐसे क्षेत्र में जहाँ जो पूरी तरीके से लोग पर्यटन पर ही आश्रित थे, यात्रा जो लोग करने आते थे पर्यटकों पर ही आश्रित थे, वो तो डामाडोल हो गए। तो ये पर्यटन का आर्थिक परिणाम है भाई। अब देखो पर्यटन का सामाजिक परिणाम क्या है। तो पर्यटन का सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम ये है कि जब हम यात्राएं करते हैं ना तो कुछ चीज़ें हम वहाँ से सीख कर आते हैं और कुछ चीज़ें सिखा कर आते हैं। तो ऐसे में विभिन्न संस्कृतियों का ना मेल जोल बढ़ जाता है कि वहाँ के लोग तो ऐसा करते हैं, वहाँ के लोग तो ऐसा बोलते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। जिन क्षेत्रों में हम पर्यटन करने जाते हैं ना, यानी कि यात्रा करने हम जाते हैं, उन क्षेत्र के लोगों को हमारी भाषा सीखनी पड़ती है। क्यों? अगर वो ये चीज़ नहीं सीखेंगे ना तो उस क्षेत्र में कौन जाएगा? तो पर्यटन का सबसे जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो भाषा पर ही पड़ता है। क्योंकि जो मेज़बान लोग होते हैं अगर वो पर्यटक की भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो उसकी सहायता कैसे करेंगे? जैसे आपको केरल घूमने जाना है तो आप इंग्लिश में बात करेंगे उनसे और वो लोग भी आपसे इंग्लिश में बात करेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, वो अपनी स्थानीय भाषा में बात करें, वो वहीं की भाषा में बात करें, तो फिर हमें कैसे चीज़ें समझ में आएंगी? तो हम वहाँ पर क्यों जाएंगे? तो जो पर्यटन की वजह से समाज में परिवर्तन आ रहा है ना, जो कल्चर में परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन ये आ रहा है कि जो पर्यटन वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग बड़े पैमाने पर घूमने फिरने जा रहे हैं, उन क्षेत्रों की संस्कृति कहीं ना कहीं खतरे में पड़ चुकी हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति को जो एडजस्ट कराया ना वो पर्यटकों के हिसाब से कराया है। जो उनकी भाषाई विविधता है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि उनकी संस्कृति कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों में जा भी रही है। तो जहाँ एक और पर्यटन संस्कृति के मेलजोल को बढ़ावा दे रहा है, सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा दे रहा है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो वही कुछ क्षेत्रों की जो संस्कृतियाँ हैं वो खतरे में भी हैं। बड़े पैमाने पर जो पर्यटक वहाँ जा रहे हैं तो स्थानीय भाषाओं का लोप होता जा रहा है। स्थानीय जो लोग हैं वो अन्य भाषाओं का ज्ञान ले रहे हैं और अन्य भाषाओं को ही बोल रहे हैं। ऐसे में उनकी जो अपनी भाषा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक इस पूरे पैराग्राफ में जो मैंने स्पीच दी है इसी के बारे में बताया जाएगा। आगे चैप्टर में एक निष्कर्ष दिया गया है और चैप्टर की समाप्ति यहीं पर होती है। तो आई होप सो अगर इस चैप्टर से पर्यटन के प्रभाव आए कि कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भाषा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके अलावा पर्यटन क्या है, इसके अलावा मानव विज्ञान क्या है, तो आई होप सो इन सही प्रश्नों के उत्तर आप दे देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।